कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि मैम मुझे कहानी का अगला पार्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे इजी तरीका कहानी का अगला और पिछला पार्ट लेने का है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक करेंगे तो मैं आगे अपलोड हो चुके पार्टों का लिंक भी डाल देती हूँ और पिछले सभी भागों का लिंक भी। अगर सभी का नहीं मिलेगा तो जिस पार्ट को आप लोग देख रहे हैं उसके पिछले और उसके अगले भाग का लिंक ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रांस ने अपना नाश्ता फिनिश किया और अपनी जगह से उठा। तभी अचानक से सृष्टि बोली, ओ चुड़ैल, मुझे तुमसे कोई बात। उसकी बात सुनते हुए फ्रांस ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। सृष्टि ने जल्दी से अपना चेहरा एकदम से झटकाया और बोली, वो मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रही थी। वो मैं तो सोच रही थी कि जिस चुड़ैल के बारे में पंखुड़ी बात कर रही है, क्यों ना हम उस चुड़ैल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस सर्द लहजे में बोला, मुझे मजाक एक हद तक पसंद है मॉम। जब मजाक की हद बढ़ जाए तो फिर मेरे गुस्से की भी हद बढ़ जाती है और मेरा गुस्सा हैंडल करना आप भी जानती हैं, कोई आसान बात तो नहीं है। ये बोलते हुए उसका चेहरा बेहद सख्त था और उसका वो गुस्सा देखकर तो सृष्टि का गला भी सूखने लगा था। पंखुड़ी जो वहीं पर थी वो झट से बोली, अचार खत्म हो गया है, मैं अचार लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से किचन में भाग गई, ये सोचकर कि कहीं उस पर कोई तलवार ना लटक जाए। कहीं फ्रांस का जो गुस्सा सृष्टि पर से सीधा उस पर आया तो फ्रांस उसे ही चुड़ैल बनाकर इस घर से भगा देगा। फ्रांस तुरंत अब वहाँ से बाहर चला गया। वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया था। लेकिन उसके दिमाग में प्रलय की कही हुई बातें भी थी। ऑफ कोर्स वो इस पार्टी में आने वाला था क्योंकि वो जानता था कि जिंदल फैमिली भी इस पार्टी में आएगी और उसे रीवा से नेगेटिव वाइब आई थी और अब पंखुड़ी को सोचते हुए तो उसका इस पार्टी में आना बनता भी था। वहीं दोपहर के तकरीबन 2 बजे पंखुड़ी सृष्टि के कमरे में आई तो देखा सृष्टि बिस्तर पर बहुत सारे ताश के पत्ते फैलाकर बैठी थी। वो उन सबको बॉक्स में भर रही थी और साथ ही साथ कुछ टोकन जैसा भी था जिस पर 500, 1000 ऐसे करके काउंटिंग लिखी हुई थी। पंखुड़ी जाकर वहाँ पर बैठी और वो सब देखते हुए बोली, ये सब क्या है सासू माँ? ये ताश के पत्ते और ये टोकन, इन सब का क्या कर रही हैं आप? ये तो बुरी चीज़ होती है ना? पंखुड़ी की बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और बोली, क्यों, ये बुरी चीज़ क्यों होती है? ये तो एक तरह की गेम है पंखुड़ी, जो आज हमारी पार्टी में खेली जाएगी। इसे कार्ड कहते हैं और दिवाली की पार्टी को मोस्टली लोग कार्ड्स पार्टी भी कहते हैं। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन ये तो गलत बात है ना सासू माँ, ये तो एक तरह का जुआ होता है और जुआ खेलना बहुत गंदी बात होती है। हम ये सब नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि कुछ लोग जुए में अपना सब कुछ लगा देते हैं। आपको पता है, एक बार तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि एक आदमी ने अपनी बीबी को ही जुए में दांव पर लगा दिया। आप ही बताइए, अब ये कोई अच्छी बात होगी क्या? सृष्टि हंसी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होता पंखुड़ी बेटा, ये सब बस फन के लिए है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सृष्टि ने कह दिया और वहाँ से वो सारा सामान उठाकर साइड में रख दिया। लेकिन अब पंखुड़ी के दिल को कुछ कुछ होने लगा था, ये सोच कर ही कि कहीं फ्रांस किसी के साथ कार्ड वाली गेम खेले और उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने पंखुड़ी को ही दांव पर लगा दिया। तो ये सोच कर ही उसका दिल जैसे अब धड़कने से इनकार करने लगा। वो कुछ सोचते हुए रूम से बाहर चली गई और सृष्टि ने उसे जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि इन बातों को पंखुड़ी इतना ज़्यादा सीरियस ले रही है, वरना वो अभी उसका शक दूर कर देती। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज़ में फ्रांस इस वक्त अपने ऑफिस में था और उसके सामने उसका आदमी खड़ा था। वो अपने आदमी की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अमित के बारे में पता किया? उसका आदमी नितिन जल्दी से बोला, मैंने पंखुड़ी मैडम के कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता किया, लेकिन अमित का नाम तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और उनके घर पर भी किसी अमित का कोई आना जाना नहीं था। फ्रांस गुस्से से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई अमित है ही नहीं तो वो नींद में। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया था। वो नितिन के सामने शो नहीं करना चाहता था कि पंखुड़ी ने नींद में अमित का नाम लिया। वो गुस्से से बोला, होगा कोई ना कोई अमित ज़रूर होगा, मुझे उस अमित की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूरा दिन बीत गया था। फ्रांस ने अपने सारे सोर्सेज लगा दिए थे लेकिन किसी भी अमित के बारे में कोई पता नहीं चला
और अब शाम हो चुकी थी। शाम के तकरीबन 7 बजे प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गाड़ी से निकलते ही उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो वहीं सामने की तरफ फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। प्रांस तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे भी जानना था कि आखिर पंखुड़ी बात किससे कर रही है। कहीं कोई अमित ही तो नहीं, और वो समोसे वाला। अगर वो हुआ तो प्रांस का दिल और भी ज़्यादा शिद्दत से टूटेगा। लेकिन जैसे ही वो पंखुड़ी के पास आने लगा, परीक्षा जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, भाई भाई, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने तनिष्क को, मिस्टर जिंदल को इस पार्टी में इनवाइट किया है ना? प्रांस ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है क्या? उसका गुस्सा देखकर परीक्षा तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गई। दूसरा सवाल तो उसने किया ही नहीं। एक बार फिर से प्रांस ने अब पंखुड़ी की तरफ देखा, जो खिलखिलाकर हंस रही थी। अब तो उसने अपने होठों पर अपना हाथ भी रखा हुआ था। आगे पीछे तो जब भी प्रांस उसके पास आ जाता तो पंखुड़ी की धड़कनें रुक जाती थी, लेकिन आज तो जैसे उसे महसूस भी नहीं हुआ कि प्रांस उसके आसपास ही कहीं है। इस बात में प्रांस को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया था। वो एक बार फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और इस बार उसके सामने आश्रय आकर खड़ा हुआ। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा हुआ भाई आप मुझे यहीं मिल गए। एक्चुअली वो मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मुझे आपसे पूछना था कि आप कल फ्री होंगे क्या? आप एक बार मेरे साथ लोकेशन पर चलते तो मुझे थोड़ी हेल्प। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस गुस्से से बोला, अभी अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, अब दोबारा काम में लग जाऊँ? 5 मिनट नहीं मिलेंगे क्या मुझे चैन से सांस लेने के लिए? उसकी बात सुनकर अब आश्रय भी तुरंत वहाँ से गायब हो गया। उन बेचारों को क्या ही पता था कि फिलहाल प्रांस बाबू का दिल जल रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर पता होता तो वो तपते हुए प्रांस राणा पर कभी हाथ नहीं रखते। उसके जाने के बाद अब प्रांस ने वापस नज़रें सामने की तरफ उठाई, लेकिन अब उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई। वो तुरंत आगे आया और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा। अब एक बार फिर से उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो सृष्टि के साथ खड़ी थी और कुछ बात कर रही थी। उसके हाथ में उसका फ़ोन था, लेकिन अब उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। प्रांस जल्दी से उसके पास आया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपना फ़ोन दो। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों क्यों, क्या हुआ? आप मेरा फ़ोन क्यों मांग रहे हैं? प्रांस गुस्से से बोला, जितना कहा है उतना करो। ये बोलकर उसने जल्दी से पंखुड़ी के हाथों से उसका फ़ोन ले लिया और अगले ही पल कॉल हिस्ट्री को ओपन किया। पंखुड़ी के चेहरे पर परेशानी छलक रही थी। वो झट से बोली, क्या हुआ, सुनिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? प्रांस तुरंत बोला, ये नंबर किसका है? ये बोलते हुए प्रांस ने उस नंबर को डायल कर दिया जो कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर था। पंखुड़ी का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। जैसे ही सामने वाले नंबर पर रिंग गई, पंखुड़ी कुछ बोलने को हुई, लेकिन प्रांस ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवा दिया और फ़ोन कान से लगा लिया। सामने से आवाज़ आई, हाँ दीदी बोलो ना, क्या हुआ? सामने से एक लड़की की आवाज़ सुनकर प्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, लेकिन दिल में जैसे सुकून उतर आया। अभी तक जो वो गर्म भट्टी की तरह तप रहा था, वो एकदम से शांत हो गया। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? मैं ज्योत्सना से बात कर रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? सामने से ज्योत्सना की आवाज़ एक बार फिर से आई, बताओ ना दीदी क्या हुआ? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन पंखुड़ी के हाथ में पकड़ाकर चला गया। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रांस सीधा राणा मेंशन के अंदर आया और अपने रूम में चला गया, क्योंकि पार्टी शुरू होने वाली थी और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। उसे सावर लेना था, खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करवाना था, उसे पार्टी के लिए रेडी भी होना था। वो रूम में आ तो गया था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार पीछे की तरफ जा रही थी कि पंखुड़ी उसके पीछे पीछे आ रही है या नहीं। लेकिन जब 3-4 मिनट तक पंखुड़ी नहीं आई तो अब प्रांस के चेहरे पर वापस गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो पंखुड़ी की प्रायोरिटी वही होना चाहिए था। अगर प्रांस घर में आ गया है तो पंखुड़ी को भी तुरंत उसके पीछे पीछे रूम में आ जाना चाहिए था। वो गुस्से से बोला, वैसे तो हमेशा बोलती रहती है कि मैं उसके लिए ये हूँ वो हूँ, ना जाने क्या क्या सुनाएगी मुझे। और जब कुछ करने की बारी, अभी वो बोल ही रहा था कि रूम का दरवाज़ा खुला। वो एकदम से चुप हो गया और सीधा क्लोजेट की तरफ चला गया।
पंखुड़ी अंदर की तरफ आई और प्रांस की तरफ देखने लगी, जो क्लोजेट में से कपड़े निकाल रहा था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, सुनिए। प्रांस ने उसका वो सुनिए सुना, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, सुनिए ना, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? प्रांस ने अभी भी उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। पंखुड़ी अब उसके करीब आई और बोली, सुनिए, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? प्रांस गुस्से से बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। पंखुड़ी झट से बोली, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। सुनिए, मुझे आपसे ये कहना था कि आप ये क्लोजेट में से क्या निकाल रहे हैं? मेरा मतलब है, मैंने आपके कपड़े पहले से निकाल रखे हैं, वो देखिए सामने टेबल पर रखे हैं। प्रांस गुस्से से बोला, लेकिन मुझे वो कपड़े नहीं पहनने, मुझे अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, और आगे से तुम्हें मेरे कपड़े निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। फालतू की चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ध्यान देने के लायक है बस उस पर अपना ध्यान दो। पंखुड़ी झट से बोली, जैसे कि क्या? प्रांस एकदम ब्लैंक हो गया। पंखुड़ी उसके करीब आई और बोली, बताइए ना, मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं पक्का उन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगी, पर फिलहाल के लिए आप ये कपड़े पहन लीजिए ना, मैंने बहुत मन से निकाले हैं। ये बोलकर वो उन कपड़ों की तरफ गई। वो एक रेड कलर का बिजनेस सूट था जिसमें वाइट कलर की शर्ट थी, और वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। प्रांस ने अपने लिए कपड़े निकाले, लेकिन कपड़े निकालते हुए उसकी नज़र उस शर्ट पर थी जो उसने अपने कपड़ों में से निकाली थी, और निकालते हुए उसने उस शर्ट का बटन खींचा और उसे साइड में तोड़कर फेंक दिया, जिससे वो बटन अब शर्ट से निकल चुका था, और बिना शर्ट की बटन पहनना तो पॉसिबल ही नहीं था जब तक उस पर कोई बटन लगा ना दे। प्रांस को अपने लिए कपड़े निकालते देख अब पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया, लेकिन अब उसने कुछ कहा नहीं, बस उन कपड़ों को वापस समेट कर क्लोजेट में रखने लगी। प्रांस वहाँ से साइड हट चुका था। वो अपना टॉवेल लेकर वाशरूम में चला गया था, और तकरीबन 10 मिनट बाद वो शावर लेकर वाशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र पंखुड़ी पर गई, जो आईने के सामने खड़ी थी और अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी। उसे वो ठीक लग नहीं रही थी, लेकिन अब प्रांस को देखते ही वो एकदम से रुक गई और जल्दी से वहाँ आईने के सामने से हट गई। इस वक्त उसने रेड कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन कलर के बड़े बड़े झुमके और साथ में एक नेकलेस उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। चेहरे पर 2 फ्लिक्स आगे की तरफ निकली हुई थी और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। उसे देखते हुए प्रांस एक पल के लिए उसकी तरफ देखता रहा और फिर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोली, क्या बिगड़ जाता इनका? अगर मेरी पसंद का पहन लेते तो कोई बात नहीं, देखना एक दिन आएगा जब आप सिर्फ मेरी पसंद के कपड़े पहनेंगे। ये बोलते हुए वो प्रांस को देख रही थी और थोड़ा थोड़ा सुबक रही थी। प्रांस ने अपनी पैंट पहनी और फिर शर्ट पहनते हुए बाहर की तरफ आ गया। तभी वो अचानक से बोला, ओ गॉड, अब क्या मैं बार बार शर्ट ही बदलते रहूं? इस शर्ट का बटन कैसे टूट गया? और अगर ये बटन टूटा हुआ था तो इसे क्लोजेट में किसने रखा? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वहीं पंखुड़ी जो बालकनी की तरफ देख रही थी, प्रांस की बातें सुनकर वो तुरंत उसके पास आई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने प्रांस के सीने की तरफ देखा, जहां शर्ट का बटन खुला होने की वजह से उसका पूरा सीना ही बाहर की तरफ झांक रहा था। वो जल्दी से बोली, ये शर्ट तो मैंने ही आज सुबह रखी थी क्लोजेट में, लेकिन तब तो इसका बटन। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही प्रांस बोला, कहना क्या चाहती हो तुम कि मैंने जानबूझकर इसका बटन तोड़ दिया? पंखुड़ी झट से बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि आपने इसका बटन तोड़ा है। आप कोई छोटे बच्चे थोड़े ना हैं जो ज़बरदस्ती इसका बटन तोड़ देंगे, पर अब तो ये टूट गया है। अब प्रांस गुस्से से बोला, लेकिन मुझे तो अब पार्टी में यही शर्ट पहननी थी ना, मैं नहीं जा रहा किसी पार्टी में। पंखुड़ी उसकी बात पर हैरान रह गई। भला एक शर्ट पर वो इतनी बड़ी जिद कैसे कर सकता है कि पार्टी पर ही ना जाए? वो तुरंत बोली, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे ठीक कर दूं? मेरा मतलब है इस पर बटन लगा दूं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप मुझे ये शर्ट उतार कर दे दीजिए। प्रांस ने अपनी उंगली अपने माथे पर रख दी, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ बीबी अभी भी उस लाइन पर नहीं आई थी जिस लाइन पर वो उसे चाहिए थी। वो इरिटेट होते हुए बोला, लेकिन मैं बार बार ये शर्ट उतार नहीं सकता, कभी उतारूं कभी पहनूं, कोई पागल नहीं हूं मैं जो मैं इसी काम में लगा रहूं। अगर तुम्हें बटन लगाना है तो ऐसे ही लगा दो।
अगर नहीं लगाना है तो जाओ, जाकर मॉम को बोल दो, वो आकर लगा देंगी। पंखुड़ी तुरंत बोली, सुनिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं उन्हें जाकर बटन लगाने को कहूँगी तो वो मुझे बोलेंगी कि वो मुझे आपकी दुल्हन बनाकर इस घर में क्यों लेकर आई हैं, जब आपके सारे काम उन्हें ही करने हैं। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 5 मिनट में इसका बटन लगा दूँगी और आपको शर्ट उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बोलते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। उसने जल्दी से अब कैबिनेट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और फ्रांस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने उस मुस्कुराहट को दबा भी लिया। पंखुड़ी कैबिनेट से एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आई और सुई धागा ढूंढने लगी। उसने एक्स्ट्रा बटन लिया और उसे लेकर फ्रांस के पास आई। फ्रांस की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके हाथ भी बुरी तरह से कांप रहे थे, जैसे अगर वो फ्रांस को हाथ लगाएगी तो फ्रांस एक जोर से झटका मारकर उसे पीछे की तरफ गिरा देगा। पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो फिर से थोड़ा घबराने लगी। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितने घंटे लगेंगे? पंखुड़ी झट से बोली, बस 5 मिनट। ये बोलकर अब उसने तुरंत फ्रांस की शर्ट को उसके किनारों से पकड़ लिया। फ्रांस की नज़रें पंखुड़ी के चेहरे पर गहरी हो गई। वो बालों की खूबसूरत लटें जो उसके चेहरे पर झूल रही थी, वो फ्रांस की सांसों की गहराई की वजह से हवा में उड़ने लगी। फ्रांस ने अचानक ही उसके कमर पर अपना हाथ रखा तो वो सुई जो पंखुड़ी उसके शर्ट के अंदर से निकाल रही थी, वो अचानक ही उसकी उंगली में लगी और उसकी उंगली से खून बहने लगा। पंखुड़ी की दर्द से आह निकल गई। फ्रांस ने जब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो वो कांप उठी थी। एक सिहरन सी उसके पूरे बदन में दौड़ गई थी। अपनी उंगली पर खून बहता हुआ देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब फ्रांस ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूसरे ही पल उसकी उंगली को अपने होठों के अंदर दबा लिया। पंखुड़ी का दिल धक सा रह गया। फ्रांस की नज़रें उसके चेहरे पर थी और पंखुड़ी भी बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो, पूरी दुनिया रुक सी गई हो। उन दोनों की नज़रें ही नहीं, सांसें भी आपस में घुलने लगी थी। तकरीबन 20-25 सेकंड फ्रांस यूं ही उसकी उंगली को अपने होठों में दबाकर खड़ा रहा और फिर अचानक से बोला, अगर कोई काम करना नहीं आता है तो करती क्यों हो? ये बोलकर उसने जब एक झटके में ही अब पंखुड़ी को उंगली को छोड़ दिया तो पंखुड़ी हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, माफ़ कर दीजिए, वो शायद मेरा ध्यान नहीं था। अब कोई गलती नहीं करूँगी, अच्छे से लगाऊंगी। ये बोलकर वो वापस उस बटन को लगाने लगी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी और ऊपर से फ्रांस बार बार हिले जा रहा था तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऊपर से वो बहुत जल्दबाजी कर रही थी तो अचानक ही वो सुई फ्रांस के सीने पर लग गई और अब उसके सीने पर खून की बूंदें उभर गई। फ्रांस जोर से बोला, पागल हो गई हो क्या? पंखुड़ी अब और भी ज़्यादा डर गई। वो तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कैसे लग गई। मैं ध्यान रख रही थी, मैं तो अच्छे से कर रही थी, लेकिन आप शायद हिल रहे थे तो। उसकी बात पर फ्रांस ने उसे घूर कर देखा, लेकिन अगले ही पल वो एकदम फ्रीज हो गया जब पंखुड़ी ने अपने होठ उसके सीने पर रख दिए और उन खून की बूंदों को अपने होठों से पी लिया। फ्रांस के हाथ अब खुद ब खुद पंखुड़ी की कमर पर कस चुके थे और पंखुड़ी अभी भी उसके सीने को चूम रही थी। फ्रांस ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा घूमने लगा, एक तड़पता हुआ बदन, एक खून से लथपथ लड़की जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी। उसे देखते ही अचानक ही फ्रांस कांप उठा और फिर अगले ही पल उसने पंखुड़ी को जोर से धक्का देते हुए खुद से अलग किया। वो गहरी गहरी सांस लेने लगा था। वहीं पंखुड़ी यही समझ रही थी कि शायद उसकी हरकत पर फ्रांस को गुस्सा आया है। वो जल्दी से बोली, वो मैं। इसके आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही फ्रांस तुरंत आईने के सामने आकर खड़ा हुआ और जल्दी से रेडी होने लगा। अब उसकी नज़रें खुद का सामना भी नहीं कर रही थी, उसने बस अपनी नज़रों को झुकाया हुआ था और किसी तरह रेडी हो रहा था। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो उसके पीछे आई और बोली, पर पता नहीं वो मैं कैसे आपको वहाँ पर, लेकिन मैं आपको किस नहीं कर रही थी, मैं तो बस आपको। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस गुस्से से बोला, खबरदार, अगर आइंदा कभी मेरे करीब आई तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम अंगारों की तरह जल रही थी और पंखुड़ी की आंखों में भी नमी तैर गई थी।
उसने रोते हुए अपना चेहरा झुका लिया और फ्रांस गुस्से से उबलता हुआ रूम से बाहर निकल गया। पंखुड़ी उसके जाने के बाद बोली, मैं तो बस वही कर रही थी जो आपने किया। आपने भी तो मेरी उंगली से बहता हुआ खून ऐसे ही रोका था ना। अब जब मैंने ऐसा किया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया? ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। कुछ पल वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर आईने के सामने आकर अपना टचअप करने लगी। उसने अपनी आंखों को अच्छे से साफ किया ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि वो रो रही थी। आज दिवाली पार्टी में उसके मायके से भी लोग आने वाले थे, तो वो किसी को अपने आंसुओं से भरी हुई आंखें नहीं दिखाना चाहती थी। कुछ ही देर में वो बाहर की तरफ आई तो देखा फ्रांस अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ खड़ा था, जिनके साथ उनकी वाइफ भी थी। और फ्रांस अपने उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ जाकर एक टेबल पर बैठा और उनके बीच कार्ड गेम शुरू हो गई। फ्रांस को कार्ड गेम खेलते हुए देख पंखुड़ी हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वो फ्रांस से दूर रहेगी, लेकिन अब वो तुरंत उसके पास आई। फ्रांस ने उसे अपने पास आते हुए देखा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जिसने उसके इशारे पर कार्ड बांटने शुरू किए। वहीं जैसे जैसे कार्ड बट रहे थे, वैसे वैसे पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि फ्रांस हार ना जाए। जुए में पत्नी को दांव पर लगाने वाली बात उसके दिमाग में बैठी हुई थी, और ऊपर से फ्रांस जिस तरह से उससे बर्ताव करता था, वो कुछ भी कर सकता था। वहीं फ्रांस ने जैसे ही अपने कार्ड्स उछाले, पंखुड़ी फ्रांस की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस बड़े ही अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कार्ड अच्छे नहीं आए। वहीं पंखुड़ी को ये तो नहीं पता था कि कौन से कार्ड अच्छे होते हैं और कौन से नहीं, लेकिन वो बस यही दुआ कर रही थी कि फ्रांस हारे ना। वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी सबने अपने अपने बॉक्स में से टोकन निकाल कर आगे की तरफ रखना शुरू किया। पंखुड़ी हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर सच में एक नंबर का जुआ चल रहा हो। कुछ देर बाद वो गेम खत्म हुई और सबके चेहरे पर मायूसी झलकने लगी, सिर्फ एक फ्रांस को छोड़कर, क्योंकि वो उस गेम में जीत चुका था। उसे देखकर सामने खड़ा एक लड़का, जो कि उसका ही बिजनेस पार्टनर आशुतोष था, वो तुरंत बोला, यार तुम लोग भी किसके साथ खेल रहे हो? फ्रांस राणा के साथ। तुम जानते हो ना वो कभी हारता नहीं है। तुम्हें लगा कि उसके कार्ड खराब आए हैं और ऊपर से उसने अपना सब कुछ लगा दिया, तो तुम्हें लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन वो जीत गया और तुम्हारे बॉक्स आधे से ज़्यादा खाली कर गया। उसकी बात सुनकर उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी एक लड़की लावण्या, जो फ्रांस की बिजनेस पार्टनर की वाइफ थी, वो तुरंत बोली, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी तो आगे और बहुत कुछ बाकी है, चलो दोबारा खेलते हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराई और अब पहले वाली लड़की ने दोबारा कार्ड बांटने शुरू किए। पंखुड़ी ने मुंह बनाया। वो गुस्से से बोली, ये लोग यहाँ पर दिवाली की पार्टी करने आए हैं या फिर जुआ खेलने? पागल से ना हो तो। उसे लगा उसने ये बात मन में बोली, लेकिन उसने ये बात मन में नहीं बोली थी, बेशक से धीरे बोली थी, लेकिन वो धीरे भी बोलना फ्रांस को साफ साफ सुनाई दिया। उसने तिरछी नज़रों से उसे देखा तो पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उस लड़की ने दोबारा कार्ड बांट दिए थे और एक बार फिर से फ्रांस के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे, लेकिन एक तिरछी मुस्कुराहट भी थी। सब लोगों ने एक बार फिर से अपने बॉक्स खाली करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सबके बॉक्स खाली होने लगे, लेकिन फ्रांस के बिल्कुल सामने बैठा रॉबिन हार नहीं मान रहा था। फ्रांस के बॉक्स में अभी भी टोकन थे, लेकिन उसका बॉक्स खाली था। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। रॉबिन एटीट्यूड से बोला, किसने कहा तुमसे कि मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है? मेरे पास दांव पर लगाने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और टोकन्स के ऊपर रखते हुए बोला, मेरी लग्जीरियस कार जो तकरीबन 3 करोड़ की है। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। फ्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तुरंत कहा, सोच लो, बेशक से तुम बिजनेस पार्टनर हो मेरे और एक अच्छे खासे दोस्त भी, लेकिन मैं जीती हुई बाजी छोड़ता नहीं हूँ, और वो जो चीज़ मेरे नाम हो जाए उसे मैं वापस नहीं देता। रॉबिन तुरंत बोला, लेकिन अगर मैंने दांव पर कुछ कीमती लगाया है तो तुम भी कुछ कीमती ही लगाओ। ये टोकन का क्या है? ये तो यूं ही है, इससे क्या खेलना? उसकी बात सुनकर फ्रांस के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा तिरछी हो गई।
अगले ही पल फ्रांस ने भी अपनी गाड़ी की चाबी अपनी पॉकेट से निकाली और टेबल पर रख दी। पंखुड़ी की धड़कन तो जैसे अब रुकने लगी। उसने फ्रांस के कंधे पर अपना हाथ रख दिया तो फ्रांस ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। पंखुड़ी तुरंत बोली, आप मत खेलिए ना, मेरा मतलब है बस बहुत हो गया ना, बंद कर दीजिए। रॉबिन व्यंग से हंसा और बोला, क्या बात है, आप तो डर गई भाभी जी, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, इस खेल का मज़ा आएगा, जरा खेलने तो दीजिए। ये बोलते हुए उसने एक नज़र पंखुड़ी को देखा और फिर वापस फ्रांस को देखने लगा। फ्रांस ने जब उसकी नज़रें पंखुड़ी पर देखी तो उसने गुस्से से अपना हाथ कस लिया था, पर फिर अगले ही पल खुद को शांत भी कर लिया। रॉबिन ने अब अपने साथ खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा जो उसकी वाइफ त्रिशा थी। वो तुरंत बोला, ये मेरी वाइफ त्रिशा है और तुम तो जानते ही हो ये मुझे कितनी प्यारी है। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक ही पंखुड़ी ने वहाँ पर रखे हुए सारे कार्ड टोकन एकदम से फैला दिए और बोली, कोई कोई गेम नहीं होगी यहाँ पर, कोई नहीं खेलेगा, ये सब गलत है। मैं यहाँ पर किसी से कुछ नहीं खेलने दूँगी और आप मेरे साथ चलिए, वरना वरना मैं ये बोलते हुए वो सुबकने लगी थी। फ्रांस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो तुरंत बोला, ये क्या हरकत है पंखुड़ी? पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं खेलने दूंगी, मतलब नहीं खेलने दूंगी, और अगर आपको खेलना है ना तो ठीक है, ओके खेलिए आप, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चल दी और फ्रांस को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, एक्सक्यूज़ मी। वहाँ खड़े सब लोग पंखुड़ी और फ्रांस को ही देख रहे थे। पंखुड़ी की इस हरकत पर किसी को सच में कुछ समझ नहीं आया कि पंखुड़ी ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। अभी तक तो वो अच्छे से गेम को एंजॉय कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अब अचानक से उसका यूँ रोना और यूँ बिहेव करना सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। सब लोग आपस में बातें करने लगे थे। वहीं फ्रांस वहाँ से उस तरफ आया जहाँ पंखुड़ी गई थी और वो बाहर की तरफ गई थी। पंखुड़ी रोए जा रही थी और रोते हुए अपने आंसू भी साफ किए जा रही थी। वो खुद से बोली, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी, अगर अगर वो जीत गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुझे नहीं जाना किसी के पास, मुझे तो मेरे खट्टे नींबू के पास ही रहना है, मैं नहीं जाऊंगी। ये बोलते हुए वो सुबक रही थी, तभी अचानक से फ्रांस ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। पंखुड़ी रोते हुए दरवाजे तक आ चुकी थी और वहाँ पर एक तरफ काफ़ी अंधेरा था। फ्रांस सीधे उसे वहाँ पर लेकर गया और उसे जोर से दीवार पर लगाकर गुस्से से बोला, ये क्या हरकत की तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मेहमानों के सामने इस तरह से पेश आने की? समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या किया ये तुमने? जवाब दो मुझे। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे। ये बोलते हुए उसने फ्रांस के सीने पर मारा तो फ्रांस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने किया क्या है? पंखुड़ी झट से बोली, जैसे आपको नहीं पता, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना आप मुझे प्यार नहीं करते, माना आप इस शादी को नहीं मानते, लेकिन आप मुझे किसी और को कैसे दे सकते हैं? फ्रांस एकदम से हैरान रह गया। पंखुड़ी की बात उसके सर के ऊपर की तरफ जा चुकी थी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। क्यों आप मुझे किसी और के पास भेज रहे हैं? अगर उस इंसान ने अपनी बीवी को दांव पर लगाया तो आप भी अपनी बीवी को, मतलब मुझे दांव पर लगाएंगे, और अगर वो इंसान जीत गया तो आप मुझे उसे दे देंगे। मैं क्यों जाऊं उसके पास? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, मुझे तो आपके पास रहना है, मुझे नहीं जाना किसी और के पास। ये बोलते हुए अचानक ही उसने अपना हाथ फ्रांस के कंधे पर रखा और फिर उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। उसने खुद को फ्रांस के सीने से लगा लिया था और एक बार फिर से रोते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगी, आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, आप मुझे किसी और को मत दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आपके सामने कभी ज़ुबान नहीं चलाऊँगी और कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत कीजिए ना। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही थी। फ्रांस का दिल धक से रह गया। अब उसे समझ आया कि पंखुड़ी इतने टाइम से जो बार बार उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को दबाए जा रही थी, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके चेहरे पर जो बेचैनी नजर आ रही थी, वो बेचैनी क्यों थी? उसे डर लग रहा था कि फ्रांस कार्ड गेम खेलते खेलते उसे दांव पर ना लगा दे।
पंखुड़ी के आंसू प्रांस के कंधे पर गिर रहे थे और उसका कंधा पूरी तरह से भीग चुका था, लेकिन पंखुड़ी का रोना अभी बंद नहीं हुआ था। प्रांस ने अभी तक उसे अपनी बाहों में समेटा नहीं था। उसके हाथ एकदम ऊपर की तरफ उठे हुए थे, लेकिन अब उसने अपना हाथ पंखुड़ी की कमर पर रखा। पंखुड़ी ने उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, कह दीजिए ना, सुनिए कि आप नहीं खेलेंगे कोई कार्ड गेम। ये गंदी बात है ना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना। ये बोलते हुए उसका रोना अभी भी जारी था और अब प्रांस ने अपने हाथों को उसकी पीठ पर थोड़ा कस दिया। उसने पंखुड़ी को वापस पीछे दीवार से लगाया और उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ देर पहले उसका चेहरा हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और अब रो रो कर उसने अपना मेकअप भी बिगड़ने लगा था और आंखें भी लाल होने लगी थी। प्रांस उसकी उस मासूमियत पर उसकी तरफ देखता ही रह गया। अब उसने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे और उसके चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया। पंखुड़ी ने सिसकते हुए उसकी तरफ देखा। प्रांस उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रोना बंद करो। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में बेहद नरमी थी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है। ये बोलते हुए वो अभी भी रोए जा रही थी। प्रांस को उसका रोना पसंद नहीं था, तो वो अपने रोने को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। प्रांस ने अब अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हें रोना आ रहा है, लेकिन ये रोना बंद भी तो हो सकता है ना। मैं तुम्हें दांव पर नहीं लगा रहा था रोज पीटल। उसके मुँह से रोज पीटल सुनकर पंखुड़ी का रोना क्या, उसकी तो सांसें भी बंद होने पर आ गई। वो हैरानी से प्रांस की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा उसके चेहरे के और भी ज़्यादा करीब आ चुका था। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो अपनी बीवी को दांव पर लगा दूँ। गेम हो या ज़िंदगी, मैं चीज़ों के साथ खेल सकता हूँ, लेकिन इमोशंस के साथ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रोज पीटल जैसा तुम सोच रही हो। पंखुड़ी अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, मतलब आप मुझे दांव पर नहीं लगा रहे थे। पंखुड़ी की बात पर प्रांस ने अपना चेहरा ना में हिलाया। पंखुड़ी ने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और इस हरकत पर प्रांस का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे अपना दिल सीने से बाहर उछलता हुआ महसूस हो रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मतलब मैं बेवजह डर रही थी। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। आप मुझे किसी और को नहीं देने वाले थे। मुझे कोई और यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये बोलते हुए अचानक से चुप हो गई, जब उसे प्रांस की गर्म सांसें बिल्कुल अपने होठों पर महसूस होने लगी, क्योंकि प्रांस ने अपने लब पंखुड़ी के लबों की तरफ बढ़ा दिए थे। पंखुड़ी के हाथ अब उसके कंधों पर और भी ज़्यादा कसने लगे। उसने अभी तक अपने हाथ प्रांस के कंधों से हटाए नहीं थे। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा जैसे जैसे प्रांस उसके लबों के करीब आ रहा था। उसके खुद के लब सूखे से जा रहे थे और फिर अचानक ही जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया और पंखुड़ी की आंखें बंद हो गई। प्रांस ने अपने लबों को उसके लबों से छू दिया था और धीरे धीरे उसके लबों को अपने लबों में भरते हुए उसे सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लगा था। पंखुड़ी का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया हो। उसका पूरा बदन एक सिहरन सी महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने पूरी तरह से पंखुड़ी के लबों पर अपना कब्जा जमा लिया था। पंखुड़ी को अपने जिस्म से सांस निकलती हुई महसूस हुई। उसके हाथ अब धीरे धीरे प्रांस की पीठ पर आ गए थे और वो पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में कस चुकी थी। उनकी सांसें आपस में घुल रही थी और वो सब कुछ भूल कर बस प्रांस में खो चुकी थी। पंखुड़ी को किस करना तो नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी और प्रांस के बीच जो नज़दीकियाँ हुई थी, उनके बाद वो थोड़ा बहुत तो सीख चुकी थी। इसलिए उसने भी अपने लबों को थोड़ा सा खोल दिया था और प्रांस को वापस रिस्पॉन्स देने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी किस काफ़ी डीप और इंटेंस होती जा रही थी। जब पंखुड़ी की सांसें उखड़ने लगी तो प्रांस उससे दूर हुआ, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भरा था। वो एक बार फिर से पंखुड़ी के करीब जाना चाहता था, उसके लबों को चूमना चाहता था। उसने एक बार फिर से पंखुड़ी के चेहरे को अपने हाथों में अच्छे से थामा और एक बार फिर से उसके लब पंखुड़ी के लबों की तरफ बढ़ने लगे। वहीं पंखुड़ी का दिल भी जोरों से धक धक करने लगा था। वो भी चाहती थी कि प्रांस उसे दोबारा किस करे,
क्योंकि ये पहली बार था जब प्रांस उसे होश में रहकर प्यार कर रहा था। उससे पहले तो जब भी उन दोनों के बीच कुछ भी हुआ था तो प्रांस नशे में था। उसने हल्का सा अपने होठों को अपने दांतों में दबाया और अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर से प्रांस के प्यार को महसूस करने के लिए इंतजार करने लगी। लेकिन तकरीबन पूरा 1 मिनट बीत जाता है और प्रांस अपने करीब उसे महसूस नहीं होता। अचानक से ही लाइट म्यूजिक बजा तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर पहले प्रांस खड़ा था, लेकिन अब वहां पर प्रांस नहीं था। वो चौंक गई। उसने जल्दी से अपनी चिकोटी काटी, ये सोचकर कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। प्रांस सच में वहां पर आया था ना? उसने सच में उसे रोज पीटल कहा और सच में उसे किस किया। लेकिन चिकोटी काटने पर उसे दर्द तो हुआ, पर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर सब लोग डांस के लिए डांस फ्लोर पर जाने लगे थे। पंखुड़ी की नज़र वहीं पर खड़े प्रांस पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन वो अपनी नज़रें झुका रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हो। पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो अब अपने कदम प्रांस की तरफ बढ़ाने लगी और बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। उसे प्रांस से पूछना था कि क्या सच में उन दोनों ने किस किया था। मतलब वो उसके पास आया था उसे मनाने के लिए, उसे समझाने के लिए कि वो उसे दांव पर नहीं लगाएगा। जैसे ही उसने प्रांस की तरफ देखा, प्रांस जो इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहा था वो भी उसकी तरफ देखने लगा। वो तुरंत बोला, क्या हुआ, यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई? पंखुड़ी झट से बोली, आप यहाँ क्यों आ गए? प्रांस एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, और मुझे कहाँ जाना चाहिए था? कहीं बाहर जाना था क्या? दुबई, लंदन, पेरिस, अमेरिका, बता दो अगर मुझे कहीं बाहर भेजना चाहती हो तो। उसकी बात पर पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना, आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? प्रांस गुस्से से बोला, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करना। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं आपको बदलना चाहती भी नहीं, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे मेरे इसी वाले खट्टे नींबू से प्यार है। ये बोलते हुए वो प्रांस की तरफ देख रही थी। प्रांस गुस्से से बोला, मुझे खट्टा नींबू कहना बंद करो। कभी किसी के सामने खट्टा नींबू बोल देती हो तो कभी किसी के सामने चुड़ैल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, मैंने आपको चुड़ैल कब कहा जी? प्रांस जल्दी से बोला, आज सुबह ही तो कहा था कि मुझे एक चुड़ैल ने गोद में उठाकर। ये बोलते हुए वो खुद से ही चुप हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से फीके हो गए थे। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन मैंने तो चुड़ैल को चुड़ैल कहा, उस चुड़ैल को जिसने मुझे अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटका। आपने तो मुझे बेड पर नहीं पटका था ना, तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? उसकी बात पर प्रांस और थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, मेरे पास वक्त नहीं है तुम पर जाया करने के लिए, मुझे डांस करना है, मैं जा रहा हूँ डांस करने। पंखुड़ी ने अचानक ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लेकिन वहाँ तो कपल डांस हो रहा है ना, आप किसके साथ डांस करेंगे? प्रांस गुस्से से बोला, क्यों, मैं अकेला डांस नहीं कर सकता? किसी के साथ डांस करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं, सब कपल डांस कर रहे हैं तो मैं भी कपल डांस। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी परीक्षा वहाँ पर आई और उन दोनों का हाथ अच्छी तरह से एक दूसरे के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, जल्दी चलिए भाई, मैंने आप दोनों के नाम की अनाउंसमेंट करवा दी है। जैसे ही उसने कहा वहाँ पर सच में अनाउंसमेंट होने लगी। जो होस्ट पार्टी संभाल रहा था वो प्रांस और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, एवरीबॉडी नाउ प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू आवर हॉट एंड लवेबल कपल, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, पंखुड़ी और प्रांस राणा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें उन दोनों पर ही थी और प्रांस और पंखुड़ी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पंखुड़ी तो मरे जा रही थी प्रांस के साथ डांस करने के लिए, लेकिन प्रांस के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, मैं मना कर देती हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है। ये बोलकर उसने सामने की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। पंखुड़ी के हाथ एकदम से उसके सीने पर आ गए। उसका चेहरा एकदम लाल नज़र आ रहा था, कुछ रोने की वजह से तो कुछ अब उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। प्रांस का उसे प्यार करना उसे गुदगुदी सा देता था, लेकिन जब वो उसे ऐसी नज़रों से देखता था तो जैसे उसके साथ उसका कोई रिश्ता ही ना हो, उसे सच में बहुत बुरा लगता था। उसका रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो सबके बीच थी इसलिए रो भी नहीं सकती थी। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला,
तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत उसकी कमर को छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। परीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे तो बस उन दोनों के डांस करने से मतलब था, बेशक से वो दोनों डांस कैसे भी करें। जब भी प्रांस पंखुड़ी से प्यार करने के बारे में सोचता है तो उसका अतीत उसके सामने आ जाता है। आखिर क्या है उसके अतीत का राज जो पंखुड़ी से प्यार होते हुए भी वो पंखुड़ी के करीब नहीं जा पाता है? क्या पंखुड़ी की मासूम हरकतें प्रांस को उसके अतीत से बाहर निकाल पाएंगी या पंखुड़ी और प्रांस के बीच और दूरियां बढ़ जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।